तो आज हमारा BCR का लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना एक चैप्टर का नाम था कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा रह गया है। एक काम करते हैं, पहले कम्युनिकेशन कंप्लीट ही कर लेते हैं भाई। कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग अपना रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग पर आ जाएंगे। आइए जी, तो हमें पढ़ना है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स रुकावटें, ठीक है ना। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, देयर आर मल्टीपल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। दीज बैरियर्स result in distortion and misunderstanding of the intended meaning या intended communication। क्या कह रहा है कि कई बार कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं, और जो ये बैरियर्स होते हैं ये रिजल्ट करते हैं इन डिस्टॉर्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द इंटेंडेड कम्युनिकेशन। तो कई बार मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी आकृति ने बोला कि सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। जब हमारा मैथ्स का लेक्चर चल रहा था, आकृति ने बोला सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। तो नेटवर्क इशू भी क्या है, बैरियर है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा वो आपको समझ नहीं आया, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये जो बैरियर होते हैं इनकी वजह से डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है ना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। डिस्टॉर्शन मतलब कि चीजें कम्युनिकेट ही नहीं हो पाई, डिस्टॉर्ट हो गई। और मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो समझ, पर ठीक से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपने कुछ बोला बट मैं कुछ समझ गया, ठीक है ना। कोई वर्ड जो है वो क्लियरली सुनाई नहीं दिया, ठीक है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। द बैरियर्स कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक एक्सेट्रा। तो जो बैरियर्स है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक। तो व्हाट आर फिजिकल बैरियर्स, हमें समझना है। दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अवर सराउंडिंग्स, नॉइस, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस, outdated equipment, distant locations, office doors, separate areas for people, large office spaces, old technologies, and lack of appropriate infrastructure can lead to problems of transmission of message। ठीक है ना। फिजिकल बैरियर्स के अंदर क्या आ गया, नॉइस। आप घर में बैठे हो, ठीक है ना, टीवी चल रही है और आप अपनी मम्मी से कुछ बातें कर रहे हो, आपके पापा टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी की वॉइस थोड़ी लाउड है, नॉइस आ रहा है बहुत ज़्यादा। आप और मम्मी बात कर रहे हो, ठीक है ना, पापा टीवी देख रहे हैं, आप और मम्मी कुछ बात करते करते बीच बीच में कई बार क्या बोलना पड़ रहा है, मम्मी दोबारा बोलो, मम्मी समझ नहीं आया, मम्मी क्या बोलते हैं समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। क्या हो रहा है, फिजिकल बैरियर आ रहा है, क्या, नॉइस। कि आपके पापा जो लाउड नॉइस पर टीवी देख रहे हैं उसकी वजह से आप और मम्मी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अभी जो हमारे साथ हुआ था वो क्या था, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस। मेरा नेट जो है या आपका नेट जो है वो बीच में थोड़ा लैग कर गया, मतलब नेटवर्क इशू आ गया, बीच में नेटवर्क नहीं आया, तो हो गया टेक्निकल डिस्टर्बेंस। हो सकता है आउटडेटेड इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, या तो आप या मैं, आपका लैपटॉप आउटडेटेड हो, उसके जो स्पीकर्स हो, ठीक है ना, उसमें रैटलिंग साउंड आती हो, तो आपको ठीक से समझ नहीं आता हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया, आउटडेटेड इक्विपमेंट की वजह से एक फिजिकल बैरियर हो गया, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है। लार्ज ऑफिस स्पेस, अगर ऑफिस स्पेस बहुत लार्ज है तो उसमें क्या होता है, आवाज़ गूंजती है, गूंजने की वजह से हो सकता है, समझना है। आवाज़ गूंजेगी तो ऑब्वियसली बात है ठीक से क्लियरली सुनाई नहीं देगा कि क्या बोल दिया भाई, ठीक है ना। ओल्ड टेक्नोलॉजीज, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो इन सबकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज में दिक्कत आ सकती है, और इस टाइप के बैरियर्स को हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। अगला आ गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर के ऊपर डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, ठीक है ना, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अकर व्हेन द सिस्टम्स, structures and processes in the organization are not clear or have gaps in them. If the chain of if the if the chain of command is unclear, a person may not know whom to contact for a particular issue. अब आपको ऑफिस में रिपोर्ट करना है आपको पता चल गया कि आपका जो कलीग है वो रिश्वत ले रहा है, ठीक है ना,
काम करने की लोगों से, ठीक है ना। तो आपको ये इशू रिपोर्ट करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई किसको करूँ, किसको ये बात बताई जाए, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यही बैरियर बन जाता है। ये समझ ही नहीं आता भाई कि किसी भी पर्टिकुलर इशू पे किसको बोलूँ मैं। इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन inappropriate information transmission systems, lack of supervision, and unclear role and responsibility, demarcations lead to confusion and inefficiency, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही बोल दिया कि भाई कई बार इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम्स, ठीक है ना, इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम्स, लैक ऑफ सुपरविजन एंड अनक्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमार्केशंस लीड टू कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी। तो कई बार इन्हीं सब चीज़ों से जब आपको क्लैरिटी नहीं रहती भाई किसको क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, तो आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर इशू को किसको रिपोर्ट करना है, कई बार क्या होगा आपको समझ ही नहीं आएगा, तो आप वो चीज़ रिपोर्ट ही नहीं करो, हो सकता है आप बताओ ना, या आपने किसी गार्ड को बता दी है बात कि भाई गार्ड जो ऑफिस के बाहर बैठता है कि भाई तुम्हें पता है मेरे जो एम्प्लॉय है ये रिश्वत ले रहा है। अब गार्ड बोलेगा कि भाई मैं किसको बताऊँ, ये जाने इसका दोस्त जाने, हो सकता है ये बात मुझे किसी को बतानी ना हो, इसने सिर्फ मुझे बताई हो पर्सनली, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर होते हैं ये। फिर है लैंग्वेज बैरियर्स। अगर एक ऑफिस के अंदर नॉर्थ इंडियन भी काम कर रहे हैं, साउथ इंडियंस भी काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडियंस भी काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न्स, तो हो सकता है कि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाए। नॉर्थ इंडियन कुछ हिंदी में बता रहा है, ठीक है ना, अपने कलीग को जो कि साउथ इंडियन है, तो कलीग समझ नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है ना, इसने कुछ बोला, इसने कुछ समझ लिया। साउथ इंडियन कुछ इसको बता रहा है, थोड़ी थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स कर करके, तो सकते नॉर्थ इंडियन को समझ में ना आ रहा हो कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। नॉर्थ ईस्टर्न को भी थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी में। तो अगर ये क्या है कि अगर भाई नॉर्थ नॉर्थ इंडियन यानी कि किसी लेट से पंजाब के बंदे ने नॉर्थ ईस्टर्न किसी बंदे से कुछ बोला, हो सकता है कि ये ठीक से समझ ही ना पाए उसको, ये भाई क्या बोल गया, तो मुझे तेरी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, हम तो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन। लिटरली पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज में इंटरप्रेट द सेम वर्ड डिफरेंटली। तो हो सकता है कि अलग अलग रीजन अलग अलग कंट्री से जो लोग आए वो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लें। डिफिकल्ट वर्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, अनफेमिलियर एक्सप्रेशन एंड एम्बिशियस वर्ड, ठीक है ना, क्रिएट हर्डल्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। Unambiguous words create hurdles in communication. It is also a fact that linguistic ability of various people in the workplace is different, ठीक है ना। Some may be proficient in language while others may possess just basic skill. Therefore, it is important to use clear, simple, easily understood language in most of your official communications. तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो जैसे कि आप सोचो आपके घर जो मेड आती हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर मेड्स जो होती हैं वो यूपी ईस्टर्न यूपी या बिहार साइड के होते हैं, ठीक है ना। अब वो मेड्स आपस में जब बात कर रही होती है हमें कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या बोल रही हैं, हिंदी होती है, उनकी हिंदी होती है, बट उनकी लोकल एरिया की हिंदी होती है, वो भी हमें समझ नहीं आती, ठीक है ना, जब मेड्स आपस में बात कर रही होती हैं। अब जैसे मेरे घर दो मेड्स आती हैं, दोनों जब आपस में बात करती हैं उनको तो समझ आ रहा होता है, हंस रही होती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता भाई बोल क्या रही है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो एक लैंग्वेज बैरियर हो गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रही है उनकी बात ही नहीं समझ पाते हम लोग, ठीक है ना। अगला आ गया कल्चरल बैरियर्स। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross-culture people. Understanding various cultures in this era of globalization is an absolute necessity, as the existence of cultural differences between people from various countries, region, tribes, and religions words and symbols where words and symbols may be interpreted differently can result in communication barriers and miscommunication. तो बोलते हैं कि कल्चरल बैरियर्स भी होता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को कम्युनिकेट किया जाता है। तो आपको हर कल्चर की एक थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आपको समझ आए कि भाई इस कल्चर में लोग इस चीज़ को इस तरीके से बोलते हैं। Multinational company offers special courses and documents to familiarize their staff with culture of the country where they are based for work.
आप यूएसए चले गए काम से, हो सकता है कि यूएसए में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो लोगों के बीच की बातें हैं, वो थोड़ी अलग लेवल की होती है, वो कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हो बातों बातों में जो हमें ना समझ आए। तो हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आप यूएसए आए हो इंडिया से, आपको इंडियन कंपनीज का कल्चर पता है, हमारी कंपनीज का कल्चर नहीं पता, यूएस की कंपनीज का कल्चर नहीं पता, कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, तो आपको ट्रेनिंग देंगे कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसका ये मतलब है, ये इसका इस वर्ड का ये मतलब है, अगर ये चीज़ कोई वर्ड अपनी बातों में यूज़ कर रहा है तो उसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो कल्चरल बैरियर्स हो गए, ये पढ़ लेना बात की खुद ही, ठीक है ना। फिर है इमोशनल बैरियर्स। वन ऑफ द चीफ बैरियर्स टू ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन इज द इमोशनल बैरियर। वी कैरी विद इन अस फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स सच एज एंगर, fear of criticism, ridicule, mistrust, suspicion, jealousy, anxiety that affect our ability to communicate and its quality. A people who is upset and disturbed cannot pass on or receive information appropriately and objectively. His or her emotions will color his or her perception and assessment of communication. तो इमोशनल बैरियर होते हैं। अगर कोई बंदा थोड़ा अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, तो वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, हो सकता है वो ठीक से कम्युनिकेट ना कर पाए। कोई बंदा बहुत गुस्से में है, तो हो सकता है कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो सामने वाला गलत समझ ले, सामने वाले को लगे कि भाई बात तो सही कही बट इतना रूड क्यों इतना रूड होके क्यों कह रहा है। तो हो सकता है कि उसे लग जाए कि ये चीज़ मुझे बता नहीं रहा था, ये मुझे सुना रहा था। ये भी तो कम्युनिकेशन गैप हो गया कि भाई मेरी इंटेंशन थी उसको बताना, बट मैं बहुत गुस्से में था, तो मैंने इस तरीके से बताया कि उसको लगा कि मैं उसको सुना रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ बताना और कोई चीज़ सुनाने में फ़र्क हो गया, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। वो तो ये लेके बैठ गया कि उसने मुझे सुना दिया, जबकि मैंने उसे सिर्फ बताई थी वो बात कि भाई इस काम को ऐसे कर लो। उसको लगा कि मैंने उसे सुनाया क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था, ठीक है ना। तो ये हो गया इमोशनल बैरियर। अगला, attitude barriers. Personal attitudes of employee can affect communication within the organization. A proactive, motivated worker will facilitate the communication process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert, or lazy employee can delay, hesitate in taking the initiative, or refuse to communicate. Attitude problems can be addressed by good management and regular interaction with staff members. तो कई बार एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो है बंदा जो बहुत प्रोफिशिएंट है इन कम्युनिकेशन, उसे बोलना अच्छा लगता है, ठीक है ना, उसका एटीट्यूड अच्छा है, उसमें लेजीनेस नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है, ठीक है ना, और शाय नहीं है, तो कोई भी चीज़ आराम से कम्युनिकेट कर देगा। बट अगर कोई बंदा जो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, ठीक है ना, शाय है, इंट्रोवर्ट है, ये वर्ड जो है डिसग्रंटल्ड, या वही पीछे लिख लेना अपनी, और इसका मीनिंग ढूंढना क्या होता है डिसग्रंटल्ड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि आप लोगों को एक पेज पर कॉलम्स बना लेने हैं। पहले कॉलम पहले कॉलम में वर्ड लिखना है, दूसरे कॉलम में उसका मीनिंग लिखना है, तीसरे कॉलम में सिनोनिम और चौथे कॉलम में एंटोनिम, ठीक है। ये काम आपको करना है। तो आज का जो वर्ड एक हमें दिखा वो है डिसग्रंटल्ड, और अभी भी मैंने पिछले पेज पर जो पढ़ा है उसमें भी कुछ वर्ड्स थे, ठीक है ना, जिनका मतलब थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। एट तो शाय, इंट्रोवर्ट और लेजी एम्प्लॉयज कैन डिले, हेजिटेट इन टेकिंग द इनिशिएटिव और रिफ्यूज टू कम्युनिकेट। तो हो सकता है कि वो बात कम्युनिकेट करने में हेजिटेट करे, ठीक है ना, या फिर हो सकता है वो इनिशिएटिव ही ना लेना चाहे कि भाई कोई पूछेगा तो बता दूंगा, ऐसे मुझे शर्म आ रही है बताने में कोई भी चीज़ जो है, ठीक है ना। तो ये जो एटीट्यूड बैरियर्स हो गए, ठीक है, हो गए एटीट्यूड बैरियर। अगला है परसेप्शन बैरियर्स। Each one of us perceives the world differently, and this causes problems in communicating. The same content is seen and interpreted differently by two people, and therein lies the root cause of miscommunication and misunderstanding. हो सकता है, देखो क्या होता है, हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को लेकर के, हर बंदा अलग तरीके से सोचता है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि एक ही कंटेंट मैं किसी और तरीके से लूँ, आप किसी और तरीके से लो, ठीक है ना, क्लास में कोई और बच्चा वो किसी और तरीके से ले, तो उससे क्या होता है कि भाई मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ठीक है ना। बॉस ने कुछ बोला एम्प्लॉयज़ को, हर एक एम्प्लॉय अलग तरीके से उसको परसीव करता है, ठीक है ना। अब किसी एम्प्लॉय ने कैसे किया, किसी एम्प्लॉय ने कैसे किया, किसी ने उसको कुछ समझा, किसी ने उसको कुछ समझा, तो हुआ क्या, मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये होता है परसेप्शन बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इल हेल्थ, पुअर आईसाइट, hearing difficulty or any other psychological problems can be hurdles in effective interaction with others, ठीक है ना। ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी आईसाइट पुअर है, आपको डिफिकल्टी होती है सुनने में,
ठीक है ना। तो ये सारे आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स है जो हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं इन इंटरेक्शन विद अदर्स। और आखिरी आ गया टेक्नोलॉजी बैरियर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर था फिजिकल बैरियर्स जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था, ठीक है ना, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। यहाँ पे देखो नॉइस, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजी बैरियर्स आ गए यहाँ पर अलग अलग है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कम्युनिकेशन मोड्स आर प्राइमरली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। Communication technology is being constantly upgraded and new formats emerge over ever so frequently. Anyone who is not tech friendly struggles to communicate effectively via the medium. अब देखो टेक्नोलॉजी बैरियर्स क्या बोलना चाह रहा है, वहाँ पर क्या था, वो टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस था कि टेक्नोलॉजी में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है मेरी बात आप तक ठीक से कन्वे ना हो, बट टेक्नोलॉजी बैरियर्स क्या है कि हो सकता है कि भाई एक बंदा जो आज तक छोटे मोटे शहर में रहा हो, गांव में रहा हो, ठीक है ना, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कंप्यूटर्स की, बट उसे ज़्यादा अच्छे से ना आता हो कंप्यूटर यूज़ करना, और उसको बोल दिया गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम करना है और आज आपकी मीटिंग होगी ऑनलाइन जूम के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर। और बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे जूम ऐप ही नहीं पता डाउनलोड कैसे, मुझे डाउनलोड करनी नहीं आती ऐप। वो बोल रहा है मैंने आज तक कोई ऐप ही डाउनलोड नहीं करी, मुझे सिस्टम मिल जाता है उसमें ऑपरेट कर लेता हूँ, शट डाउन सिस्टम शट डाउन करना आता है मुझे स्विच ऑन करना आता है, बट मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। अगर बोल दिया जाए जूम डाउनलोड करो, मेरे बस की नहीं है, इंस्टॉल करो, मुझे इंस्टॉल करना भी नहीं आता, ठीक है। जैसे मेरी छोटी बहन कुछ टाइम पहले तक उसको नहीं आती थी, उसको अगर बोल दिया जाता था स्कूल के अंदर कि भाई प्रेजेंटेशन बनाने के लेके आनी है, तो उसे नहीं पता कि भाई प्रेजेंटेशन किस पे बनती है। तो मैंने उसको बताया जब वो छोटी थी, ठीक है ना, जब वो 5th-6th क्लास में थी तब, तो मैंने बताया कि जब पीपीटी होता है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक आता है प्रेजेंटेशन वाला, ठीक है ना, उसमें जा कर के बनती है। तो उसने बोला कि सर उसने बोला भैया कंप्यूटर में है, बोला नहीं है डाउनलोड कर ले। और उसने बोला सर भैया मुझे डाउनलोड करना नहीं आता, इंस्टॉल करना नहीं आता। तो मैंने सब उसको करके दिया, समझाया, तब जा करके उसको समझ आया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेक्नोलॉजी बैरियर्स कि भाई वो कैसे कम्युनिकेट करे, उसको जब यूज ही नहीं करनी आती वो टेक्नोलॉजी। तो आपको समझ आया होगा कि टेक्नोलॉजी बैरियर्स और टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस में फ़र्क है, ठीक है ना। अब उसको जूम सेटअप वेटअप सब करके मैंने समझा दिया, अगली बार उसको पता है कि मुझे जूम कैसे चलाना है। बट जूम यूज़ करते वक्त हो सकता है कि इंटरनेट इशू हो जाए, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वो एक फिजिकल बैरियर आ गया जिसको हम बोलेंगे टेक्निकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस और टेक्नोलॉजी बैरियर्स में फ़र्क है, ये आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। बस खत्म भाई ये चैप्टर। आते हैं, इसको रिवाइज कर लेना दोबारा से, अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ लेना, 6 नंबर का चैप्टर आएगा ही आएगा, कोई डाउट हो तो पूछना। अब सुनो, अगला टॉपिक बहुत इजी और सबसे इजी 5 मार्क्स है ये। मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास हुई थी तब आपको समझाया था कि भाई ये जो चैप्टर है बीसीआर, ठीक है ना, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंपलसरी, 8, 9, 10, 11 इन 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करना होता है, एनी 3। ये भी 10 नंबर का होता है, ये भी 10 इंटू 4 चारों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, बट आपको कोई 3 करने होते हैं तो आपको 3 इंटू 10 30 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। तो 10 + 30 40 नंबर का आपका पूरा बीसीआर हो जाता है। 7th क्वेश्चन जो होता है ये 2 चैप्टर पे बेस्ड होता है, एक नोट मेकिंग और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, 5 नंबर का नोट मेकिंग आता है, ठीक है ना, और आपका एक कंपलसरी क्वेश्चन हो जाता है। रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ये चारों ही क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ए, बी और सी। जो ए पार्ट होता है ये 2 मार्क्स का होता है, ये कम्युनिकेशन का होता है। तो इसलिए आपके 2 इंटू 3, ठीक है ना, चारों क्वेश्चन में ए पार्ट 2 नंबर का होगा, कम्युनिकेशन का होगा। आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं तो तीनों ही क्वेश्चन में ए पार्ट 2-2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर का कम्युनिकेशन हो गया। सी पार्ट जो होता है ये 5 नंबर का होता है और बी पार्ट जो होता है 3 नंबर का होता है। बी पार्ट जो 3 नंबर का होता है 3 इंटू 3 9 नंबर का, इसमें आपका एक तो आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके आपके 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि कोई भी वर्ड आ गया कि बताओ इस वर्ड का सिनोनिम क्या है 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती रहेगी। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, मुश्किल वर्ड्स आते हैं, उनको आपको अपने रजिस्टर के पीछे लिखना है, मीनिंग लिखना है, सिनोनिम लिखना है और एंटोनिम लिखना है। तो वो आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे चलती रहेगी, 3 नंबर वाली। ग्रामर, बेसिकली इसको हम ग्रामर बोल सकते हैं।
ये जो 5 नंबर होता है ये आपका होता है राइटिंग स्किल्स वाला, जिसमें आपको आर्टिकल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो 5 नंबर होता है इसमें आर्टिकल राइटिंग जो है ये आ सकता है, ठीक है ना। यही नहीं बोलूँगा हर बार आता है, बट आ सकता है, क्योंकि ये 5-5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। बट ये जो राइटिंग वाला पार्ट है ये बहुत सारा है, इसमें लेटर राइटिंग भी है, ठीक है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी है, नोट मेकिंग भी है, प्रेसी राइटिंग भी है, लेटर राइटिंग भी है, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। 8 से 9 ऑप्शंस है, बट क्वेश्चन तो 4 ही आने हैं। तो इन हर एक के पास हर एक की प्रोबेबिलिटी आने की 50-50% होगी एक तरीके से देखा जाए। और उसमें भी उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग वो अब तक हर अटेम्प्ट में आया है, हर अटेम्प्ट पे, यानी कि 5 नंबर के प्रेसी राइटिंग के तो मान के चलो आएगी ही आएगा, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आया। यानी कि रिमेनिंग जो 3 आएंगे, ठीक है ना, मान के चलो 8th क्वेश्चन का सी पार्ट प्रेसी राइटिंग आ गया, क्योंकि आएगा ही आएगा, किसी भी क्वेश्चन में तो पक्का आता ही आता है। यानी अब आपके पास 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अभी जो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर आपका आर्टिकल राइटिंग भी हो सकता है, सी पार्ट, ठीक है ना, नोट मेकिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका नोट मेकिंग तो नहीं होगा, नोट मेकिंग क्योंकि 7th वाले क्वेश्चन में कंपलसरी में आ जाता है नोट मेकिंग। आपका लेटर राइटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसके चांसेस है, बट ये नहीं बोलूँगा 100% आएगा, बट पता होना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ सुनो, अगर ये आ गया तो ये सबसे ईजी 5 नंबर होते हैं, सबसे ईजी 5 नंबर। क्यों? उसका रीज़न सुनो। आप जब भी अपने दोस्तों में बातें करते हो, आपको कोई भी चीज़ पता होती है, कोई भी चीज़ पता होती है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, कोई भी चीज़ आपको पता है, आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो, बोलते हो ये देखिए, तो आपको तो वो बोलते हैं तुझे कैसे पता, तेरे पास क्या प्रूफ है कि तू ये बोल रहा है। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज़ होते हैं कि भाई कोई बोलता है मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, कोई बोलता है मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मतलब आम आदमी पार्टी को, बोलता है मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। तो कई बार डिस्कशन चल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई बोलता नहीं है। आपने सुना होगा कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर ये चीज़ लिखी थी, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। उस आर्टिकल में लिखा था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये चीज़ लिखी गई थी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि आप सुबह उठकर ये चीज़ें खाओ पियो तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आप पतले हो जाओगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि भाई क्यों, किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो आज के यूथ को ख़राब कर रहा है, और क्या बेनिफिट्स है सोशल मीडिया के, क्या डिसएडवांटेजेस है सोशल मीडिया के। मैंने इस पर एक आर्टिकल पढ़ा। मैंने आर्टिकल पढ़ा कि पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपकी हमेशा बात क्या होती है, मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, वही आर्टिकल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आर्टिकल राइटिंग के अंदर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने उस मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है ना। तो अलग अलग आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते रहते हो डेली बेसिस पर, कुछ ना कुछ भी पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो एक आर्टिकल ही हो, ठीक है ना, आर्टिकल। तो ये आर्टिकल राइटिंग जो है वही चीज़ है सेम, ठीक है ना। आर्टिकल राइटिंग जब एग्जाम में आता है तो आपको 250 टू 300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है ना। अगला हम रिपोर्ट 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 राइटिंग समझेंगे, वो भी आपका 250 टू 300 वर्ड्स का होता है, रिपोर्ट राइटिंग भी। अब सबसे बड़ा फ़र्क समझो पहले तो, हम आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतना कंफ्यूजन किसी और में नहीं होता। प्रेसी राइटिंग में पता है कि क्या करना है, ठीक है ना, लेटर राइटिंग में हमें पता है क्या करना है, बट कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में क्या फ़र्क है। आर्टिकल और रिपोर्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों में एक बहुत बहुत मेजर फ़र्क है, और फ़र्क है आर्टिकल राइटिंग में जो बंदा आर्टिकल लिख रहा होता है उसके खुद के व्यूज़ होते हैं, उसके खुद के व्यूज़ पर वो बेस्ड होता है आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल राइटिंग, जब भी कोई बंदा आर्टिकल लिखता है और आप आर्टिकल पढ़ते हो, तो आर्टिकल जनरली उसके व्यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कि मैं ऐसा सोचता हूँ। उसके खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसके खुद के ओपिनियंस होते हैं। बट रिपोर्ट जब भी आप पढ़ते हो कोई रिपोर्ट, वो होती है ऑन द बेस ऑफ फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। रिपोर्ट के अंदर आप कभी भी अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर सकते, उसमें आप कभी भी माय मी ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जो है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस, योर व्यूज, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। कोई फैक्चुअल चीज़ है उस पर रिपोर्ट बनती है, ठीक है ना, उस पर रिपोर्ट्स बनती हैं। और आर्टिकल जो होता है ये खुद के व्यूज़ होते हैं, लोगों के खुद के ओपिनियंस होते हैं, उस पर आर्टिकल बनता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस डाल रहे हो, तो आप उसको कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैं कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ, आप बोलोगे मैं कोई आर्टिकल टाइप कर रहा हूँ, मैं एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हूँ इस बारे में कि व्हाट आर द बेनिफिट्स सुबह उठने के, जल्दी उठने के। ये मेरे व्यूज़ हैं, मैं अपने व्यूज़ बताना चाहता हूँ, तो आप आर्टिकल।
रिपोर्ट क्या हो जाएगा कि भाई ऑटो रिक्शा वाले की बेटी सीए में टॉपर थी, ठीक है ना। अभी जो रिसेंट एग्जाम था लेट से उसमें सीए वाले की बेटी जो है, एक ऑटो वाले की बेटी जो है टॉपर थी सीए एग्जाम्स के अंदर, सीए उसका हाईएस्ट मार्क्स है इंडिया के अंदर, फर्स्ट रैंक। तो इसके ऊपर आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, इसके ऊपर आप लिखोगे रिपोर्ट, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट। उसमें आपका ओपिनियन नहीं है, उसमें आपको ये लिखना है कि वो कौन थी, उसका पापा कौन था, किस शहर में पैदा हुई, किस स्कूल में पढ़ी, उसको किसी की तरफ से रिकग्निशन मिला, उसके स्कूल वालों ने रिकग्नाइज किया कि हाँ स्कूल वालों ने ये बोला, उसको स्टेट मिनिस्टर ने स्कॉलरशिप दी, प्राइज मिला। ये सारी चीज़ें जो भी फैक्ट्स होते हैं वो आपको रिपोर्ट में लिखना होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब हम पहले आर्टिकल राइटिंग समझेंगे क्या है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन वगैरह हम कुछ, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उनको पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में कुछ इन्हेंसमेंट नहीं आएगा आर्टिकल लिखने में, ठीक है ना। आर्टिकल राइटिंग आप मेनली तभी कर सकते हो, इसका एक ही तरीका है इसको करने का, सिर्फ इतना कंटेंट और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको इतना पढ़ना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा ये जो इंट्रोडक्शन हो गया पिछले पेज पर, और ये जो बाकी हो गया स्टेप्स इन आर्टिकल राइटिंग, ये किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है ये आप नहीं भी पढ़ोगे आपका चल जाएगा काम, बट पढ़ भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है ना, लिख दिया। फिर स्टेप 3 स्टेप 4 अलग अलग स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, स्टेप 4 के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टेप 5 राइट द आर्टिकल, स्टेप 5 हो गया। ये सारे स्टेप करने की आपको 1% भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर देखो एग्जाम्पल, सैम्पल आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, आर्टिकल 1, तो ये आपका आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है, इधर से इसके नीचे जो है ये आर्टिकल शुरू हो रहा है, ये आर्टिकल की हेडिंग हो गई, ये किसने लिखा है आर्टिकल, और ये पूरा नीचे कंटेंट आ गया इसका। एंड में कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है ना। ये नीचे एंड में कंक्लूजन आ गया सारा, ठीक है ना। ऐसे देखो एक आर्टिकल है, क्या इसकी हेडिंग क्या है, द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज। जो टैटूज आजकल यूथ देखते हो ना, टैटूज बनवाने का शौक है, तो उसके हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर एक आर्टिकल है, किसने लिखा है, पॉल सिल्वर। पूरा आर्टिकल लिख दिया, एंड में कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ परमानेंट टैटू यू कुड गेट अ टेम्परेरी वन, दे आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइन फ्रॉम स्टार टैटूज टू ट्रैवल स्टाइल एंड डू नॉट कैरी एनी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो टैटू की वजह से लोगों को इन्फेक्शन हो जाता होगा, तो उसने कंक्लूजन दे दिया कि ये सब इन्फेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हो टैटू बनवाते वक्त, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एंड में कंक्लूड कर दिया कि अगर आपको इन सबसे बचना है तो आप टेम्परेरी टैटूज बनवा लो, तो उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, खत्म। ये पूरा आर्टिकल हो गया 250 से 300 वर्ड्स का। तो ये लिखना है। तो आर्टिकल के अंदर मेरा समझाने वाला जो पार्ट है दैट इज ओनली दिस पेज, ये पूरा। इसके अलावा ये पूरी की पूरी आपकी, ये पूरे के ऊपर आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर क्या कंटेंट डालते हो। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 3-4 आर्टिकल्स करा दूं वही एग्जाम में आएंगे, आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं, एंड देयर आर करोड़ ऑफ टॉपिक्स जिनके ऊपर आर्टिकल पूछा जा सकता है, करोड़ों ऑप्शंस है। अब मैं 1 करोड़ अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो तो आपको नहीं करा सकता कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये आर्टिकल कर लो, ये आर्टिकल कर लो, वो पॉसिबल नहीं। मैं 2-3-4 आर्टिकल्स आपको करा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से उसमें लिखना होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या किस भी आर्टिकल में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, बाकी सब कुछ कि आपकी जितनी भी नॉलेज है उसको उसमें आप डाल पाओ, ठीक है ना। ये है इसके अंदर। तो इसके अगर आप इसके अंदर हेडिंग ठीक डाल देते हो आर्टिकल की, ठीक है ना, कंक्लूजन डाल देते हो, ठीक है ना, तो आपके 2-3 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, 2-3 नंबर बहुत ईजिली आ जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 तो आप ईजिली स्कोर कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि टाइटल, बाय लाइन, राइटर का नाम वगैरह कहाँ कहाँ डालना है, ठीक है ना। तो आप 2-3 आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो। 5 नंबर इसमें स्कोर अगर आपको करना है तो आपका आर्टिकल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो मैं मान के चलता हूँ कि ये टारगेट अचीव करने एक परफेक्ट आर्टिकल लिखना एग्जाम में 99% पॉसिबल नहीं है, यानी देर आर ओनली 1% चांसेस कि आप पूरे 5 में से 5 स्कोर करो आर्टिकल राइटिंग। किसी ये जो आपका राइटिंग वाला पार्ट है, सी पॉइंट जो होता है राइटिंग वाला पार्ट, प्रीसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता कि आज तक की सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री में किसी भी बच्चे के ये जो सी वाले पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट जो आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 4 ऑप्शन होते हैं, 3 करने होते हैं, तो 15 नंबर में से 15 नंबर किसी की भी आए हो।
मुझे नहीं लगता आज तक सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री में किसी भी 15 में से 15 आए होंगे, ठीक है ना। ये नहीं देते इतने नंबर, बट हमारी कोशिश क्या रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ला पाए। 15 में से 15 नहीं तो 15 में से 10-12 तो ला पाए, ठीक है ना। चलिए, वॉट कैन एन आर्टिकल डू? अनलाइक अ रिपोर्ट, an article can do much more than simply report or event or a state of fact। तो रिपोर्ट का काम क्या है? रिपोर्ट का काम है सिंपली एक इवेंट या कोई भी फैक्ट को रिपोर्ट करना। तो अनलाइक द रिपोर्ट, आर्टिकल कैन डू मच मोर। आर्टिकल बहुत कुछ कर सकते हैं, रिपोर्ट का स्कोप कम है। रिपोर्ट आप उसी पर बना सकते हो जो कोई इवेंट हो, कोई फैक्ट हो, उसी के ऊपर। बट आर्टिकल्स तो आप किसी भी चीज़ पर बना सकते हो, उसमें आपकी सोच आ रही है, आपकी ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है ना। इट कैन ऑफर सजेशंस एंड एडवाइस। तो आर्टिकल जो है वो सजेशंस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना, तो आपने सजेशंस दे दी, एडवाइस दे दी। सुबह उठकर चाय कैसी पीनी चाहिए, मीठी या फिर फीकी, ठीक है। चाय की जगह दूध पीना चाहिए, दूध की जगह जूस पीना चाहिए, तो ये सजेशन एडवाइस वगैरह आ गई इसके अंदर। इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पर। सुबह उठने के फ़ायदे, रात को जल्दी सोने के फ़ायदे, फ़ोन ज़्यादा ना यूज़ करने के फ़ायदे, ठीक है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के फ़ायदे और फ्रूट्स खाने के फ़ायदे, अलग अलग चीज़ों पे आप बना सकते हो, ठीक है ना। इट कैन ब्रिंग अबाउट अ कंपैरिजन, आप कंपैरिजन कर सकते हो चीज़ों का, ठीक है ना, कि अगर आप सुबह उठ के चाय पीते हो या दूध पीते हो तो दोनों में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। इट कैन डिस्क्राइब अ लोकेशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आप उसके अंदर कोई भी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई मैं घूमने गया था लद्दाख, तो मैंने उस पर आर्टिकल लिख दिया कि भाई लद्दाख में ये है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हाई अल्टीट्यूड की वजह से, तो ये वाली मेडिसिन खा लेना, ये जगह घूम सकते हो, वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, इस होटल में रुकना है, यहाँ पे बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है, अच्छा खाना है। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका आर्टिकल के पीछे। किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आर्टिकल लिखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है ना। मेटावर्स क्रिएट होगा, एक वर्चुअल रियलिटी होगी, वीआर। तो किसी चीज़ को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो आर्टिकल के थ्रू। इट कैन सिंपली अम्यूज एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन अ रीडर्स फेस। और आर्टिकल ऐसा हो कि वो एक जो रीडर है उसको अम्यूज कर दे, ठीक है ना, और उसके चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आ जाए, ठीक है ना। इट कैन एनेबल रीडर्स टू थिंक, हैंस इट कैन इन्फ्लुएंस। आर्टिकल ऐसा हो जो लोगों को सोचने में मजबूर करे, यानी कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और इसलिए आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, ठीक है ना। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, लाइक क्या, आर्टिकल्स लिख लिख कर आप इन्फ्लुएंस करो लोगों को सोचने में मजबूर करो कि अच्छा हाँ ये भी तो हो सकता था भाई। इट कैन ऑफर ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा। तो आर्टिकल्स ये सारी चीज़ें कर सकता है, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। बट क्या आपको याद करना है? आंसर इज नो। आपको तो एग्जाम में आर्टिकल लिखने को आएगा, ये थोड़ी ना लिखने को आएगा कि आर्टिकल क्या क्या कर सकता है। तो आपको ये रटना नहीं, बस आपको समझ होनी चाहिए कि आर्टिकल क्या क्या कर सकता है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है। तो एन आर्टिकल इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग। क्या है आर्टिकल? इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग। देयर आर नो रूल्स और टेक्निक्स टू अबाइव बाय वाइल राइटिंग आर्टिकल्स। देयर कोई रूल्स, कोई टेक्निक्स नहीं होते आर्टिकल लिखते वक्त। आपकी जो इच्छा है, आप जो लिखना चाहते हो लिख दो, अच्छा लिखो, लोग पढ़ेंगे, खुश होंगे। येट एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड, बट फिर भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रेफर्ड है, ठीक है ना। आर्टिकल कैसे भी लिखा जा सकता है, बट फिर भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रेफर किया जाता है। हेंस अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द फॉर्मेट नीड्स टू बी स्टडीड। तो एक बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए। आर्टिकल की एक हेडिंग होनी चाहिए, जस्ट नीचे राइट हैंड साइड पर, जस्ट नीचे राइट हैंड साइड पे राइटर का नाम होना चाहिए, टुवर्ड्स द राइट राइटर्स नेम होना चाहिए हेडिंग के जस्ट नीचे। तो देखो हेडिंग जो है वो सुनो, हेडिंग के बारे में आई कैचिंग होनी चाहिए, इलस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम, जो आपकी पूरे आर्टिकल का मेन थीम है वो उसमें होना चाहिए कि बंदे को हेडिंग पढ़ के समझ आए कि किस बारे में आर्टिकल है। हेडिंग ऐसी मत लेना कि हेडिंग पढ़ी तो लगा अच्छा इसके बारे में ये लिखा होगा, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, पता चला आर्टिकल तो किसी और चीज़ के बारे में था, ऊपर हेडिंग कुछ लिख दी, अंदर कुछ निकला, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो आर्टिकल ऐसा हो जो आई कैचिंग हो, और पूरा जो आप जिस बारे में आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, जो आपका मेन पर्पस है आर्टिकल का, कि आर्टिकल टेक्नोलॉजी के बारे में है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सुधारे बिगाड़ रही, तो वो चीज़ हेडिंग पढ़ के ही इंसान को समझ आ जाए, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल्स देखो, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, द कलर ग्रीन, कॉरपोरेट कॉन्साइंस और फैशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हेडिंग पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि ग्रीन कलर जो है वो कॉरपोरेट कॉन्साइंस है या फिर फैशन स्टेटमेंट है। अगला देखो,
द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज। तो हमें समझ आ गया कि अगर मैं टैटू करवाने वाला हूँ तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, भाई मुझे लग रहा है कि टैटू से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने आर्टिकल पढ़ देखो अगला, जीनियस हैज जेंडर ओनली इन अवर माइंड। ठीक है ना। अगला देखो, द करंट राइज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर लीडर्स। तो जो आजकल आपने देखा होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर्स, वो ज़्यादातर वुमेन आ रही हैं निकल निकल करके। तो करंट राइज, तो किस तरीके से उनका राइज हो रहा है, किस तरीके से ये हो रहा है, तो इसमें सब बात की गई होंगी। पहले लिटरेसी रेट जो था मेन का कम था, वुमेन का कम था, मेन का ज़्यादा था। तो लड़कियां पढ़ती भी कम थी, पढ़ाने नहीं भेजा जाता था, तो इसलिए लीडर्स भी निकल करके कम आती थी। बट आजकल क्योंकि मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो वुमेन भी पढ़ती हैं अच्छा, और इसलिए निकल कर भी आ रही है एज एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना। और देखो ये द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। तो आर्टिकल पढ़ के ही बस एक आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो आपका जो मेन हेडिंग है वो थोड़ी कैची होनी चाहिए, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लोग अट्रैक्ट करें, जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़े। अब ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे जो टैटूज बनवाती हैं, और आपने आर्टिकल बनाया टैटूज के ऊपर, बट आपने उसकी हेडिंग ही ऐसी दे दी कि भाई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आर्टिकल टैटूज के ऊपर होने वाला है, टैटूज का जिक्र ही नहीं किया आपने उस पर। तो हो सकता है वो टारगेट ऑडियंस हेडिंग देखकर कि भाई ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स लग रही है, नॉर्मल टैटूज लिखा नहीं है उसके अंदर, तो भाई मेरे मतलब का नहीं है, ठीक है ना, मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ। तो आप टारगेट ऑडियंस टैटू वाली थी और आप उसी को कैच नहीं कर पाए, तो गलत हो गया ना भाई। तो ऐसा हेडिंग दो कि भाई टारगेट ऑडियंस तक वो रीच करे। इन फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, हेडिंग आई कैचिंग होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, इसमें राइटर्स नेम आना चाहिए। तो देखो हर आर्टिकल में राइटर्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा आर्टिकल 2 में, ये रहा आर्टिकल 4 में, ये रहा तो ये क्या है, राइटर्स नेम, ठीक है ना। फिर आता है इंट्रोडक्शन। पहला जो इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए एकदम ज़बरदस्त, कि भाई इंसान ये पढ़ते ही, तो होता क्या आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स पढ़कर ही हमें समझ आता है कि कोई इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, आगे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको पहले की 2-3 लाइन भी कंफ्यूजिंग लगी, कुछ समझ नहीं आया, तो आप बोला छोड़ो दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं, तो बेकार सा लग रहा है कुछ, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन का काम है एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन यूजिंग एनेक्डोट्स, startling facts, statistics, quotations, theoretical questions, क्या लिखा है, हेट्रोकल क्वेश्चन, पता नहीं क्या चीज़ होती है, मुझे डाल लेना अपनी अपनी वो पीछे वाली रजिस्टर के पीछे वाले पेज पे लिख लेना है कुछ वर्ड्स, ठीक है ना। स्टार्लिंग क्या होता है, एनेक्डोट्स क्या होता है, ये सब लिख लेना। चलिए, तो इंट्रोडक्शन वाले में बेसिकली आपका ऐसा कुछ लिख दो इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में कि भाई एकदम ही आप जो बात करना चाह रहे हो वो एकदम उसके बारे में, उसका एक बेस क्लियर हो जाए, ठीक है ना, बेस क्लियर। फिर आती है बॉडी, जिसके अंदर आप 2 से 3 पैराग्राफ लिखते हो, 2 से 3 पैराग्राफ डिटेलिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, मेरिट, डीमेरिट, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो पहले आप हेडिंग लिखो, फिर नाम लिखो राइट हैंड साइड पर, इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ छोटा सा जिसमें आप कुछ इंट्रोड्यूस कर दो मेन, की जो एक इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाए पढ़ने वाले का। 2 से 3 पैराग्राफ में आपकी पूरी बॉडी आ जाएगी, और फिर एंड में आ जाएगा कंक्लूजन, अ फॉर्मल एंड लॉजिकल एंड टू द रिटन कंटेंट, अ समरी ऑफ ऑल दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द आर्टिकल। वन में कंक्लूड विद अ फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशन और अ कमेंट एक्सप्रेसिंग होप, अ वार्निंग, एन अपील और कॉल फॉर एन एक्शन। तो एंड में आप, डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर आर्टिकल लिख रहे हो। अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे थे किसी चीज़ पर, तो अपना फाइनल ओपिनियन लिख दो। अगर आप कुछ रिकमेंड कर रहे हो तो अपनी फाइनल रिकमेंडेशन लिख दो, ठीक है ना। अगर आप कोई होप एक्सप्रेस करना चाह रहे थे अपने आर्टिकल के थ्रू, तो उसके बारे में एकदम एंड में कंक्लूड कर दो। कोई वार्निंग दे रहे थे अपने आर्टिकल के थ्रू, ग्लोबल वार्मिंग पे आपने कोई आर्टिकल लिखा, तो आखिरी में वो वार्निंग लिख दो कंक्लूजन के अंदर, ठीक है ना। अगर कोई अपील कर रहे हो लोगों से, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट पेपर्स लीक हो जाते हैं, कुछ अपील करना चाहते हो लोगों से, तो अपना वो अपील जो है वो कंक्लूजन में लिख दो, ठीक है ना। कॉल फॉर एन एक्शन, कोई एक्शन चाहते हो लोग ले, तो उस एक्शन के बारे में अपने आर्टिकल में कंक्लूड कर दो। जिस भी चीज़ के बारे में आपने आर्टिकल लिखा उसका कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए। लो जी, खत्म आर्टिकल। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब भी आप आर्टिकल लिखोगे आपको कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। क्या पॉइंट्स हैं?
द टॉपिक शुड बी यूनिक एंड ऑफ रेलिवेंस। आपका जो टॉपिक टॉपिक हो यूनिक हो एंड रेलेवेंस का हो। अब ये तो भाई एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि एग्जामिनर ने एग्जाम में किस चीज़ पर आर्टिकल लिखने को बोला, आप तो उसी चीज़ पे लिखोगे, आपकी मर्जी थोड़ी ना चल रही है वहाँ पे। वे मैं किसी भी चीज़ पर आर्टिकल लिख दूंगा एग्जाम में, वो तो पूछेगा क्वेश्चन कि भाई इस चीज़ पर आर्टिकल लिखो, ठीक है ना। तो जो चीज़ बोली गई है वही आपका टॉपिक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठाओ, आपके पास ऑप्शन वही है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे जिस बारे में। बट नॉर्मली अगर आपके एग्जाम पर्पज से आपको आर्टिकल नहीं लिखना, आपको नॉर्मली आप आर्टिकल लिखने का आपको शौक है और आप उसको पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में, इन दैट केस आपका टॉपिक यूनिक होना चाहिए और रेलेवेंस का होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। यानी कि यूनिक तो है बट लोग उसे उसे समझ ही नहीं पा रहे, कुछ लोग रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है ना। लोग ज़्यादातर उस चीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग क्या पढ़े उस बारे में, ठीक है ना। लोगों को उस टर्म का नहीं पता, उस टॉपिक से रिलेटेड है नहीं। ज़्यादातर लोग जो न्यूज़पेपर वाली ऑडियंस है वो उस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं है जो आप लिखना चाह रहे हो। तो जो टॉपिक है वो यूनिक हो और रेलेवेंट हो। आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना, टारगेट ऑडियंस। अब अगर आपको यूथ यूथ के बारे में कोई लिखना है आर्टिकल, ठीक है ना, तो आपको ये भी देखना है कि भाई उस आर्टिकल को मैं न्यूज़पेपर में ना पब्लिश करके मैं उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश करूँ भाई। यूथ सोशल मीडिया सारे देखता है, न्यूज़पेपर नहीं देखता इतना, ठीक है ना। आप में से कौन है जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा सुबह घर पे जो आता है? कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नहीं पढ़ता। आजकल सब इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है स्क्रॉल कर करके। Identify the aim of writing the article to advise, inform, entertain, compare, describe, etc. The title should be short and appropriate. टाइटल छोटा हो और appropriate हो, यानी कि बहुत बड़ा आर्टिकल दे दिया, टाइटल दे दिया, सॉरी, टाइटल छोटा हो। Begin with striking opening sentences which gets the readers instead interested in the topic. तो स्टार्ट करो अपना आर्टिकल में स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंसेस, ऐसा लिख दो स्टार्टिंग में कि जो टारगेट ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड हो जाए टॉपिक में, और वो आपका इसका काम होता है, इंट्रोडक्शन का काम, ठीक है ना। द राइटर मस्ट हैव इनफ टू से इनुमरेट योर आइडियाज बिफोर राइटिंग। और लिखने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपके पास काफ़ी कुछ होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए, यानी कि आपको एक दो चीज़ें पता है, वो आर्टिकल लिखने बैठ जाए। बी ट्रू टू वॉट यू राइट, मेक assertions and go by them throughout the article, keep it brief, unnecessary repetition and irrelevant information makes it boring, break the article into paragraph to delineate it into separate ideas। आर्टिकल को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो, यानी कि एक ही पैराग्राफ में पूरा लिख दिया। पे अटेंशन टू द चॉइस ऑफ वॉइस एंड टेंस एंड कंक्लूड लॉजिकली, ठीक है ना। आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, कैसी वॉइस यूज़ करनी है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब का ध्यान रखो और कंक्लूड करो लॉजिकली। तो जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट राइटिंग वो जनरली पैसिव वॉइस का यूज़ होता है और पास्ट टेंस का यूज़ होता है उसमें रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि रिपोर्ट किसके ऊपर है, जो चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर है। कोई बच्चा सीए में पास हो चुका है और ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था वो, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो पास्ट टेंस है, तो उसके लिए अंदर आप पास्ट टेंस वाली लैंग्वेज यूज़ करोगे, वॉज का यूज़ करोगे, ठीक है ना। जो पास्ट टेंस वाले वर्ड होते हैं पैसिव वॉइस को यूज़ करोगे, ठीक है ना, जो चीज़ हो चुकी है। और जो आर्टिकल होता है आपके खुद के ओपिनियंस होते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पैसिव वॉइस को यूज़ करो या पास्ट टेंस का यूज़ करो। आप अभी क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस भी चलेगा। कंक्लूड लॉजिकली, उसको जब कंक्लूड करो तो लॉजिकली कंक्लूड करो। स्टेप्स इन आर्टिकल राइटिंग, like reports, articles to need to be well written and hold the reader's attention. The stages of article writing are discussed below. तो स्टेप वन, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। तो पहला तो आपका काम होता है कि टारगेट करो, आइडेंटिफाई करो कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो, किस टाइप के ऑडियंस को। जो हेल्थ से कंसर्न ऑडियंस है वो, ठीक है ना, या फिर जो मौज मस्ती वाली ऑडियंस है, जिसको पार्टी करना पसंद है, सैटरडे संडेज में दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है वो, ठीक है। आपकी ऑडियंस कैसी है। Before you begin writing, it is important to consider who the intended readers are. Are they a specific group such as student or a businessman or adult in general? ठीक है ना। Step number 2, identify the purpose of writing. Identify the aim of the article. If your aim to advise, suggest, inform, compare, contrast, describe, etc. आपका एम क्या है। आप किसी को कुछ एडवाइस देना चाह रहे हो अपने आर्टिकल के थ्रू, कुछ सजेशंस देना चाह रहे हो कि ये चीज़ खरीदो अच्छी है, इन्फॉर्म करना चाह रहे हो किसी चीज़ के बारे में आपने कंपेयर करना चाहा है कि भाई बनाना और एप्पल में क्या बेटर है, ठीक है ना। तो वो सब आप चीज़ आपका आइडेंटिफाई करो, आपका एम क्या है।
स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द लेआउट ऑफ योर आर्टिकल, इट्स स्टाइल, लैंग्वेज, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। तो ये दोनों ही चीज़ डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आपका पर्पस क्या है। ये दोनों चीज़ डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है ना, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, अगर फॉर्मल लिखनी है तो कितनी फॉर्मल लिखनी है। तो अगर आपका टारगेट ऑडियंस कॉर्पोरेट है, एकदम ही मेन जो मैनेजमेंट लेवल का कॉर्पोरेट होता है, और उनके लिए आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो आपका स्टाइल, लैंग्वेज और लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी सभी चीज़ अलग होगी। अगर आप यूथ के लिए लिखना चाहते हो तो आपका लैंग्वेज अलग होगी, आप उसमें स्लैंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बट आप टॉप मैनेजमेंट को कोई आर्टिकल एड्रेस करना चाह रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस टॉप मैनेजमेंट है, तो उसमें आप नॉर्मल कैजुअल इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप्स इन आर्टिकल राइटिंग, इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 आपको समझ आ गया, बट इन स्टेप्स को पढ़ने की हमें अब सच कोई ज़रूरत है नहीं देखा जाए तो, ठीक है ना। ये आप वैसे भी कर लोगे, आपको वैसे भी पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी होती है, तो आपको कोई भी वैल्यू एनहेंस करके नहीं देगा ये जो स्टेप्स लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे और आपका एक फर्दर बढ़ाएंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ऊपर आनी चाहिए हेडिंग, यहाँ पे आने चाहिए नाम, फिर आना चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर आने चाहिए 2-3 पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ के बाद एंड में आना चाहिए कंक्लूजन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्या क्या सुनो, टाइटल, टाइटल, डेट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो कितना स्ट्राइकिंग है, देखना। Tattoos have been around for thousands of years, but they have always had their health problems. The main potential problem with getting tattoo is infection. तो आपने अपना एकदम मस्त पहला इंट्रोडक्शन दे दिया। जो टैटू बनवाना चाह रहे थे अब वो पूरा आर्टिकल पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जो सोचे थे चलो टैटूज बनवाते हैं, अब वो उसको ये पढ़ते ही समझ आ गया कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है मेरे लिए, ठीक है, कि इन्फेक्शन ना हो जाए, भाई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, अब तो मैं भाई पूरा पढ़ूंगा, ठीक है ना। फिर आपने 2-3 पैराग्राफ लिखे, 2-3 पैराग्राफ हो गया, पहला ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। फिर इसने तो बहुत बार लिख दिया, 5, 6, 7, 8 और एंड में लिख दिया आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन रिलेटेड, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ परमानेंट टैटू यू कुड गेट अ टेम्परेरी वन, दे आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस फ्रॉम स्टार टैटूज टू ट्राइबल स्टाइल्स एंड डू नॉट कैरी एनी रिस्क इन्फेक्शन। तो आपका आ गया एंड में सजेशन आ गया, बेसिकली सजेशन, ठीक है ना, ये आप क्या सजेस्ट कर रहे हो एंड में तो ये पढ़ लो भाई। तो आपका आर्टिकल राइटिंग अच्छा कैसे होगा, ठीक है ना, उसका एक ही तरीका है, आर्टिकल्स पढ़ो, समझो। अभी तक आपने आर्टिकल पढ़े सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए कि भाई मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बट अब आर्टिकल पढ़ो इस तरीके से कि भाई मुझे एग्जाम में लिख करके आना आर्टिकल, तो मैं किन किन चीज़ों को ध्यान दूँ, मुझे कैसी कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मेट, जो आप आर्टिकल पढ़ोगे अलग अलग, उनके फॉर्मेट अलग हो सकते हैं, बट आपको फॉर्मेट यही फॉलो करना है जो आपका इंस्टीट्यूट आपको बताता है। हेडिंग, नेम ऑफ अ पर्सन राइटिंग द टाइटल और राइटिंग द आर्टिकल, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ इन मिडल, 3-4, ठीक है ना, और एंड में कंक्लूजन, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब आप ऐसे भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो जिसमें कोई हेडिंग वेडिंग, एक हेडिंग हो, सारे पॉइंट बुलेट में लिखे हो, सारे पॉइंट बुलेट में लिखे हो और नाम ना लिखा हो बंदे का कि उसने लिखा है, ऐसा भी आर्टिकल आप पढ़ सकते हो बट ये मत सोच लेना कि यही आर्टिकल मैं एग्जाम में भी ऐसे ही लिखाऊंगा। जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको हेडिंग देनी है, नाम देना है, कौन बंदा लिखना चाह रहा है आर्टिकल को, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, डिटेलिंग वाले पैराग्राफ होंगे और एंड में आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम 2-3 आर्टिकल्स देखेंगे, 2-3 आर्टिकल्स देखेंगे अलग अलग, और फिर हम रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे, और फिर रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ्स देखेंगे, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट अभी तक आज की क्लास में? एकदम इजी टॉपिक उठाया था आज हमने, आर्टिकल राइटिंग। किसी को डाउट, समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क एकदम सिंपल होमवर्क है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया जो मेरा मेन काम था, उसके अंदर कैसे कैसे आपको चीज़ें सोचनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका मेन काम है आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है ना, और समझो कि अगर एग्जाम में आर्टिकल आया होता तो मैं क्या लिखता और उसमें क्या लिखा है। और मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो सकता है, क्योंकि अब जब आपके सामने आया, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन देखा कि भाई इस बारे में आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना, आपने जैसे हेडिंग देख ली तो आप समझ गए कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ टैटू से रिलेटेड आर्टिकल लिखना है। अब पहले दिमाग में सोचो कि इसमें मैं क्या क्या लिख सकती हूँ या क्या क्या लिख सकता हूँ, सोचो सोचो सोचो, सोचते रहो ये लिखा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर इसको पढ़ो,
कि इसने क्या लिखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो सकता है कि भाई तो एक अलग ही लैंग्वेज लिख रहा है, एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आएगी। ठीक है, जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर हमें तो ये सब पता ही नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे, हमें थोड़ी ना पता कि इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उससे बुखार आ सकता है, बुखार के अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, abdominal पेन हो सकता है। हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना है कि हमें ये सब पता हो। तो ये फील आपको होगा। देखो आर्टिकल कौन लिखता है? आर्टिकल वो बंदा लिखता है जो कुछ बताना चाहेगा लोगों को, एक्सप्रेस करना चाहे, एडवाइस देना चाहे, व्यूज एक्सप्रेस करना चाहे। वो बंदा किस बारे में आर्टिकल लिखता है? उस बारे में जिसमें उसको नॉलेज होती है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आर्टिकल लिखो, तो आकृति आर्टिकल लिखेगी ऑन मेकअप, क्योंकि आकृति को मेकअप का पसंद है, आकृति ने बताया था। ठीक है ना, कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन का शौक रखता है तो मोबाइल फ़ोन्स के बारे में आर्टिकल लिख सकता है। ठीक है ना, बट अगर एक बंदा जो मोबाइल फ़ोन का शौक रखता है उसको ब्यूटी के बारे में आर्टिकल लिखने को बोल दो, तो उसके तो हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या लिखूँ। तो एग्जाम में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। एग्जाम में जो टॉपिक आएगा आर्टिकल लिखने के लिए, हो सकता है आपको उसके बारे में आइडिया ही ना हो। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि भाई बिना आइडिया होते हुए भी मुझे डिलीवर करना है, मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि मुझे कुछ मार्क्स मिले। ये है इसके अंदर मुश्किल काम। बस इजी क्या है कि इसका फॉर्मेट आसान है, इसके अंदर आपको कोई सेट ये गाइडलाइंस नहीं है कि गाइडलाइन फॉलो करनी हो, एक छोटा सा फॉर्मेट है। बाकी आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, अपने आपको जो भी नॉलेज है उस बारे में वो उसके अंदर दिखानी है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ऐसा टॉपिक एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं कि जिसके बारे में हमें नॉलेज ही ना हो, तो हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ो। ठीक है ना, और जितने आर्टिकल्स पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज वैसे भी बढ़ेगी। और आपके पास कहीं ना कहीं हो सकता है कि अच्छा लक हो तो वो जो आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हुआ था वही आपके एग्जाम में भी आपके एग्जाम में भी आ जाए। और बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, मेरे बहुत तेज गले में दर्द हो रहा है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर सभी को।